नमस्कार। औशर की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है जाति या कास्ट। क्या कास्ट जाति के लिए एक उपयुक्त शब्द है और किस तरीके के भ्रम इस शब्द को लेकर के हमारे समाज में, हमारी राजनीति में फैलाए जाते हैं। उन भ्रमों को दूर करने के लिए आज वर्तमान पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि वो समझ सके कि जाति क्या है, कास्ट क्या है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मक्खन लाल, भारत के एक जाने माने इतिहासकार, एक लंबा एकेडमिक कैरियर इतिहास और पुरातत्व को लेकर और वर्तमान समस्याओं को लेकर। उनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, टेक्निकल कॉलेज पूना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद दिल्ली हेरिटेज इंस्टीट्यूट और आज एक सीनियर फेलो के रूप में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में प्रोफेसर मक्खन लाल मौजूद है। लगभग 45-46 साल के एकेडमिक कैरियर में जो पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो शोध उन्होंने किए और प्राचीन भारत की एक नई रूपरेखा जो उन्होंने प्रस्तुत की, वो आज की युवा पीढ़ी को देखनी चाहिए कि किस प्रकार से उन इतिहासकारों को, जिन्होंने के भारत के इतिहास को तोड़ने की कोशिश की, मरोड़ने की कोशिश की, उनका जवाब दिया प्रोफेसर मक्खन और अपनी शोध से जवाब दिया, तर्क से जवाब दिया। इस श्रृंखला में जाति, कास्ट, इन विषयों को लेके हम कई इस तरीके के व्याख्यान बनाएंगे, क्योंकि ये अति आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी इसकी सत्यता जान सके। प्रोफेसर मक्खन लाल, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मित्र को स्वागत करते हुए और युवा पीढ़ी के सामने ले जाते हुए एक बहुत ही गर्व भी महसूस होता है और अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले प्रोफेसर मक्खन लाल, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कास्ट और जाति का अंग्रेजी शब्द कास्ट बना दिया गया और सब जगह कास्ट 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 और जाति जाति करके आज हमारे समाज में जिस तरीके की रचनाएं हो रही हैं, नवीन रचनाएं हो रही हैं, तरह तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, प्राचीन भारत को कोसा जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप जाति और कास्ट इसको लेकर के यदि स्पष्ट कर सके कि वास्तविकता क्या है। कपिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस श्रृंखला में मुझे बुलाने के लिए। और वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इसमें भाग ले पा रहा हूँ। भारतवर्ष में दुनिया के किसी और देश में के अलावा भारतवर्ष में जाति और वर्ण अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। और यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ किसी न किसी रूप में जाति और वर्ण न मौजूद हो। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जोरोआस्ट्रियनिज्म हो, चाहे जूडाइज़म हो,
हम धर्मों को लेकर भी कह रहे हैं, सब में किसी न किसी प्रकार से जाति, वर्ण या कास्ट मौजूद है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, शब्दों की उत्पत्ति बहुत कल्चरल होती है, सामाजिक होती है। शब्द हवा में नहीं रहते, शब्द कहीं से आसमान से नहीं गिरते। हमेशा शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो समाज की संरचना, समाज की जो सिविलाइजेशनल वैल्यू हैं, कल्चरल वैल्यू हैं, उससे संबंधित रहते हैं। और कभी भी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी शब्द को शब्दशः किसी दूसरे भाषा में नहीं पाया जा सकता। हिंदी में एक बड़ा पॉपुलर शब्द है डंपलाट। अब डंपलाट को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, कोई शब्द नहीं है। इस तरह से तमाम चीज़ें होती हैं। जैसा मैंने कहा कि वर्ण और जाति परंपरा हमारे यहाँ विश्व की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद। जब हम ये कहते हैं विश्व की सबसे पहली पुस्तक, इसका मतलब ये ओल्ड टेस्टमेंट से भी पहले की है, इसका मतलब ये न्यू टेस्टमेंट के पहले की है, इसका मतलब ये कुरान से भी पहले का है, इसका मतलब ये जैन की त्रिपीठिकाओं से या बुद्ध की जातकों से भी पहले है। अब ये एक व्यवस्था सामाजिक थी जो भारतवर्ष के समाज को जोड़ने का काम करती थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं आया या जानबूझ के कास्ट शब्द इस्तेमाल किया। कास्ट शब्द जो है वो एक शब्द बना है कास्टा, CASTA, ये स्पेनिश वर्ड है। उसी को इन्होंने भारतीय परंपरा में ढाल दिया। अब हमें ये समझना चाहिए कि शब्दों का जैसे महत्व होता है, शब्द अपने साथ बहुत कुछ लेके साथ चलते हैं। शब्दों में वजन का हमेशा कहा जाता है कि शब्दों में वजन है। वजन क्यों है? क्योंकि उनकी ऐतिहासिक पीढ़ी, ऐतिहासिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें, ये सब शब्दों से परिलक्षित होती हैं। जब आर्य शब्द कहते हैं तो उस एक शब्द में वह सभ्य है, समाज में बैठने लायक है, पढ़ा लिखा है, दुनिया देखी है, एक शब्द में। तो शब्दों का ये महत्व होता है। अब अगर हम कास्ट की बात करें तो आप ये पाएंगे कि ये स्पेनिश वर्ड है और सबसे पहले ये शब्द आया स्पेन में, जो न्यू वर्ड है अमेरिका और साउथ अमेरिका की कॉन्क्वेस्ट के बाद। हमेशा यूरोप में रेशियल प्योरिटी की बात हमेशा कही गई और जो वाइट स्किन लोग हैं वो अपने आप को रेशियली बहुत प्योर मानते हैं। अब कहीं भी जब सेना गई, चाहे स्पेन की गई हो, पुर्तगाल की गई हो, जब ये वहाँ गई साउथ अमेरिका, इन्होंने वहाँ के नेटिव लोगों को परास्त करके उन्हें अपना गुलाम बनाया, तब वहाँ एक समस्या आके ये खड़ी हुई कि सब लोग पत्नियां लेके तो गए नहीं थे। मानव जाति का या जो भी जीव हैं उनकी एक जो यौन प्रक्रिया की नियति है वो वहाँ भी परिलक्षित हुई। नतीजा ये हुआ कि वहाँ के लोकल लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हुआ। बाद में जब ये सेटल हो जाते हैं तो यूरोप से लेडीज़ भी जाती हैं, ब्लैक्स भी जाते हैं, ये सब जाते हैं, और जब एक ही जगह पे रहने लगते हैं तो इनका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। मतलब ये वाइट आदमी है, उसके संबंध किसी रेड इंडियन या लोकल लेडीज़ से हो जाते हैं, लोकल लेडीज़ का संबंध किसी ब्लैक से हो जाता है, ब्लैक लेडीज़ का संबंध किसी वाइट से हो जाता है, वाइट लेडी का संबंध किसी रेड इंडियन से हो जाता है। इस तरह से ये मिक्सिंग शुरू होती है ब्लड की। और ये बात फिर ये आई कि आखिर इसको कैसे डिफाइन किया जाए। एक समाज जो प्योरली वाइट नहीं है, एक समाज जो प्योरली ब्लैक नहीं है, प्योरली रेड इंडियन नहीं है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए। उसके लिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कास्ट। और कोई एक कास्ट नहीं थी। अब उन्होंने कास्ट का जो डिवीज़न किया वो लगभग 12 से 16 कास्ट बताया उन्होंने।
और ये आपको जान के ताजुब होगा कि वो 12 से 16 जो कास्ट थी वो कैसे बनी। यानी वाइट मेल वाइट फीमेल के जो प्रोजिनी हैं वो कास्ट में सबसे ऊपर आए, एक कास्ट वो बनी। अब वाइट मेल रेड इंडियन फीमेल एक कास्ट वो बन गई, वाइट मेल ब्लैक फीमेल एक कास्ट वो बन गई, ब्लैक फीमेल वाइट ब्लैक मेल वाइट फीमेल ये बन गई। इस तरह से सारी की सारी जो 12 से 16 कैटेगरीज बनी उनका पूरा का पूरा बेसिस जो है वो सेक्स प्रोजिनी का था। मीनिंग देयर बाय इट वाज सेड कि ये पूरी तौर पर इनकी जो चीज़ें हैं वो रेशियल प्योरिटी और इम्प्योरिटी से कनेक्टेड हैं। तो नस्लवाद को उन्होंने, नस्लवाद को, स्पेनिश जो शब्द था उस नस्लवाद को यहाँ पे इन्होंने लगा दिया। यानी कास्ट जो शब्द है वो कल्चरल नहीं है, कास्ट शब्द सिविलाइजेशनल नहीं है, सभ्यता और संस्कृति से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो कास्ट शब्द की उत्पत्ति है वो पूर्णतः और प्योर नस्लवाद पर आधारित है। अब आप देखिए कि नस्लवाद पे जो हुआ उसमें जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी दी गई यानी स्टेटस दिया गया समाज में वाइट को। वाइट मैन एंड वाइट वुमन की जो प्रोजनी होंगी वो कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर हैं। उसी तरह से वाइट मेल रेड इंडियन फीमेल वाइट मेल या रेड इंडियन मेल वाइट फीमेल, इस तरह से यानी ब्लैक, ये सब दुनिया भर के कॉम्बिनेशन से 12 से 16 कैटेगरीज कास्ट की बनी जो पूर्णतः नस्लवाद पर बेस्ड थी, प्योर रेशियल। और उसका नतीजा ये होता है कि इस कैटेगराइजेशन में समाज में न केवल उनका स्टेटस बताया जाता है बल्कि समाज की जो आर्थिक गतिविधियां थी वो भी कंट्रोल करेंगे। उस आर्थिक गतिविधियों के कंट्रोल में टैक्सेशन भी आता है। रेशियल प्योरिटी के हिसाब से टैक्सेशन फिक्स किया गया। जैसे अपने यहाँ ऋग्वेद के समय से लेके टैक्सेशन कौटिल्य तक आते आते बड़ा सिंपल था। ऋग्वेद के समय था कि आप 1/4 या वो टैक्स देंगे, बलि देंगे, 1/10 तक भी था। लेकिन उसमें ये नहीं था कि ब्राह्मण कम देगा और ये क्षत्रिय ज़्यादा देगा, वो शूद्र ज़्यादा, नहीं, सबको बराबर देना होता है। कौटिल्य भी जब टैक्सेशन की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम 1/4 की बात करते हैं कि 1/4 नहीं देना होगा सबको टैक्स। उसमें कोई ये नहीं था कि ये अछूत है या ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये अलग देगा। और यहाँ तक कि अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है लुम्बिनी में जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म था। तो अशोक का एक वहाँ लाट खड़ी है तो उस पर लिखा है हेतो बुद्ध जातो, यहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, जिसकी वजह से अशोक ने राजाज्ञा जारी की, ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया कि यहाँ टैक्स सिर्फ 1/8 रहेगा। यानी बुद्ध भगवान चूंकि वहाँ पैदा हुए तो उस जगह का टैक्स थोड़ा कम कर दिया गया। लेकिन ऐसा कास्ट सिस्टम में नहीं था। कास्ट सिस्टम में जो जितना नीचे है स्टेटस में उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और उतने ही कम बेनिफिट्स मिलेंगे सरकारी हिसाब के। लेकिन प्रोफेसर मक्खनलाल, ये जो स्टेटस की बात हो रही है तो ये स्टेटस कर्म पे आधारित था या पैतृक था कि जिसके यहाँ पैदा होगा वही करें? ये स्टेटस न तो कर्म पर आधारित था न पैतृक था। ये स्टेटस पूर्णतः जो माँ बाप थे उनके नस्ल के ऊपर निर्धारित था। जैसा मैंने अभी बताया, अंग्रेजों वाला जो बनाया हुआ, स्पेनिश, अभी हम वही हैं। अंग्रेज, ये कास्ट जो वर्ड है वो अंग्रेजी का नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कास्ट वर्ड जो है वो स्पेनिश और पुर्तगीज है। लिहाजा जो सामाजिक स्थिति बनी तो माँ बाप का जो नस्ल था उसके बेसिस पे बच्चों का स्टेटस कायम हुआ। लिहाजा आप देखते ये हैं कि एक शब्द जो पूर्णतः नस्लवाद पर था आधारित, आपने उसे भारतवर्ष की उस व्यवस्था पे लागू कर दिया जो पूर्णतः सामाजिक थी और आर्थिक थी। नस्लवाद से इसका कुछ लेना देना नहीं था।
और आप ये पाएंगे ऋग्वेद से लेके बहुत बाद तक जो स्टेटस था सामाजिक, वो व्यक्ति का नहीं था, वो कर्म का था। जो ब्राह्मण का मतलब जो पठन पाठन में करता हो काम, क्षत्रिय का मतलब जो आर्मी में है, जो देश की रक्षा करता हो, वैश्य का मतलब है जो व्यापार में हो, और शूद्र का मतलब है जो छोटे काम करता हो। इनका जन्म से कुछ लेना देना नहीं था, पूर्णतः ये कर्म से लेना था और कर्म प्रधान था। लिहाजा कर्म जो है वो पूर्णतः व्यक्ति के अपनी चॉइस पे था। ऋग्वेद का एक बहुत सुंदर सा हिम है जिसमें वो लड़का कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं पठन पाठन करता हूँ, ऋग्वेद पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। मेरे पिता वो वैश्य हैं, चूंकि वो दवाओं का कारोबार करते हैं, वैद्य हैं। मेरा भाई क्षत्रिय है, चूंकि वो देश की रक्षा में, सुरक्षा में लगा है। और मेरी माँ शूद्र है, चूंकि वो खेतों में काम करती है। आगे भी वो कहता है, इस तरह से एक ही परिवार में चारों वर्ण खुशी खुशी रहकर संपन्नता की ओर आगे जा रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि जो भारतीय परंपरा थी वो पूरी की पूरी आर्थिक जीवन में काम से संबंधित थी, कि आपने जो तरह तरह के काम हैं उनमें किसको लिया है। और इस पर हम जब आगे बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कास्ट शब्द को किस तरह से, नस्लवाद को किस तरह से भारतीय समाज के ऊपर अंग्रेज़ों ने लादा। और यह बहुत ही दुखद बात है कि अंग्रेज़ों द्वारा इस लादे गए शब्द को, चाहे हमारे संस्कृतिस्ट रहे हों, चाहे वो हमारे एंथ्रोपोलॉजी के लोग रहे हों, चाहे वो इतिहास के लोग रहे हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हैं, बहुत दुख की बात है कि कभी इस बात पर डिबेट नहीं की गई क्या कास्ट शब्द हमारे जाति और वर्ण को बनाने में सक्षम है, बताने में सक्षम है। यह पूर्णतः अयोग्य शब्द है। इस शब्द के मतलब ने हमारी पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो देखिए साथियों, प्रोफेसर मक्खन लाल जी ने कितने स्पष्ट और साधारण शब्दों में आपके आगे स्पष्ट किया कि जो जात और कास्ट की गलतफहमी फैलाई जाती है, कास्ट का जात से कोई मतलब नहीं है। कास्ट एक नस्लवादी बात है और जात जो है वो एक दूसरी चीज़ है। और इसको लेकर के इसी चर्चा को हम आगे और बढ़ाएंगे अपने अगली श्रृंखला के अंदर, जब इसमें हम और आगे प्रोफेसर मक्खन लाल जी से निवेदन करेंगे कि वो आपको अब और आगे की इसके हिसाब से जो इसका प्रभाव, प्रसार और जो गलत इस्तेमाल इनके हुए हैं, चाहे वो वर्ण और जाति के बीच का अंतर हो, और चाहे किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने इसका प्रयोग अपनी बंटवारा करो और की नीति को सफल करने के लिए किया। तो जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।